नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जो राजस्थान का एकीकरण चल रहा है उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। ट्रिक के हिसाब से, बेसिक के हिसाब से मैंने पहले चर्चा करी है, डिटेल से मैं आज चर्चा करने वाला हूं। चंदू मीणा गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। फेकू कुमार गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। एस के बहरवा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। दीप सिंह राठौड़ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चंद्रकला मीणा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। रेणु बाला गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। पुखराज गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी जुड़िए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। राजस्थान जो लाइब्रेरियन जो भर्ती है उसके लिए क्लास नोट्स और बुक्स अपने द्वारा निकाली गई है, वो आपके सामने है। जिस भी विद्यार्थी को इनकी आवश्यकता है वो ये जो हेल्पलाइन नंबर है इनके ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके ये बुक्स क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग प्राइस हैं इनके, और जो क्लास नोट्स हैं, क्वेश्चंस के हैं, आपके प्रैक्टिस सेट हैं, सारे हैं। अलग अलग बुक्स निकाली गई है एसएलसी क्लासेस द्वारा, अपनी कोचिंग के द्वारा अलग अलग जो बुक्स निकाली गई है उनको आप जो भी विद्यार्थी आवश्यकता अनुसार जिस भी बुक की आवश्यकता हो आप उसको परचेज कर सकते हैं। और जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे। देखिएगा, राजस्थान के एकीकरण की बात कर रहे थे। कौन सा टॉपिक चल रहा है? राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण कौन सा टॉपिक है दोस्तों? राजस्थान का एकीकरण। टॉपिक कौन सा चल रहा है? राजस्थान का एकीकरण चल रहा है। सुशील गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। राजस्थान के एकीकरण की मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। मनु गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अब इसके जो अलग अलग चरण है, 7 चरण, उनकी डिटेल से अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रथम चरण। प्रथम चरण देखो, प्रथम चरण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रथम चरण का नाम रखा। प्रथम जो चरण है उसका क्या नाम रखा गया? तो मैंने आपको बताया था प्रथम चरण का जो नाम रखा गया था वो नाम क्या रखा गया है? मत्स्य संघ रखा गया है। प्रथम चरण का नाम क्या रखा गया है? मत्स्य संघ रखा गया है। मैं आपको आगे इसकी बात कर लूं तो इसमें विलय विलय किस किस का हुआ है तो डिटेल से मैंने आपको बात कर लेते हैं। एक तो अलवर, अलवर के अलावा भरतपुर, भरतपुर के अलावा करौली और धौलपुर, यानी 4 तो इन रियासतों का विलय होता है और 4 रियासतों के अलावा निमराना ठिकाना, निमराना ठिकाना, निमराना ठिकाना का क्या होता है? विलय होता है। और निमराना ठिकाना जो है वर्तमान में कहां पे है? तो मैंने बताया था आपको, बहरोड कोटपुतली, बहरोड कोटपुतली या कोटपुतली बहरोड। पहले कहां पे था? अलवर में। तो पहले चरण में मैंने आपको बताया था ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर 4 रियासतों का विलय हो गया था। चारों के पूरे नाम लिख दिए हैं और उसके साथ निमराना ठिकाना मिलता है, उसका भी मैंने आपको नाम लिख दिया है। विलय के बाद में बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता, तो उद्घाटनकर्ता कौन है? तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री NV गॉडगिल। और कहां पे करते हैं? भरतपुर किले में। कहां पे करते हैं भाई? भरतपुर किले में। पूरा नाम क्या है इनका? ध्यान रखिएगा, N का मतलब होता है नरहरि और V का मतलब होता है विष्णु, और पूरा नाम क्या है? नरहरि विष्णु गॉडगिल। पूरा नाम क्या है? नरहरि विष्णु गॉडगिल। तो उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय मंत्री नरहरि विष्णु गॉडगिल द्वारा उद्घाटन किया गया था भाई। विक्रम राठौड़ गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। प्रीति गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। बिल्कुल, नरहरि विष्णु गॉडगिल पूरा नाम है। नरहरि विष्णु गॉडगिल द्वारा क्या किया गया है? भरतपुर किले में उद्घाटन किया गया है। आगे ध्यान दीजिएगा, उद्घाटन के बाद में क्या आएगा? प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री। तो मैंने आपको बताया था कुमावत था, प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमावत। पहले चरण में जो प्रधानमंत्री रहेगा वो कौन रहेगा? शोभाराम कुमावत। फिर बात कर लेते हैं राज प्रमुख की। तो राज प्रमुख कौन थे? तो राज प्रमुख थे धौलपुर के उदयभान सिंह। धौलपुर के उदयभान सिंह क्या थे? पहले चरण में राज प्रमुख थे। जो उपराज प्रमुख हैं, पहले चरण में जो उपराज प्रमुख हैं वो कौन है? तो ध्यान रखिएगा करौली का गणेश पाल। करौली के गणेश पाल जो है पहले चरण में क्या है? उपराज प्रमुख है। फिर ध्यान रखिएगा राजधानी, पहले चरण में राजधानी, पहले चरण में राजधानी। रोहन मीना गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, लॉर्ड उदयभान सिंह, हाँ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा। राजधानी देखो पहले चरण में 4 प्रमुख रियासतें हैं, अलवर है, भरतपुर है, करौली है और धौलपुर है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण रियासत कौन सी? अलवर है, तो वो बननी चाहिए। तो पहले चरण में जो राजधानी बनाया गया वो किसको? विराटनगर को। किसको बनाया गया? विराटनगर को, जो कि कहां पे था? विराटनगर या अलवर को राजधानी बनाया गया। और ये विराटनगर जो वर्तमान में विराटनगर है, एकीकरण के समय तो अलवर वाला एरिया, और वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में। देखो ध्यान समझिएगा, विराटनगर जो था पहले अलवर का हिस्सा था, बाद में ये जयपुर का हिस्सा हो गया था, लेकिन कोटपुतली बहरोड जिला बनने के बाद में ये विराटनगर वर्तमान में किस में आ जाता है? कोटपुतली बहरोड में आ जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो विराटनगर यानी अलवर को राजधानी बनाया गया था पहले चरण में। फिर आगे बात कर लेता हूं पहले चरण में समय, कि पहला चरण का समय क्या था। तो पहले चरण का समय है 18 मार्च 1948। पहले चरण का समय क्या है? 18 मार्च 1948। पहले चरण के दौरान आय जो है वो कितनी है? 184 लाख या 1.84 करोड़। तो पहले चरण की बेसिक बातें कर रहे हैं दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण का पहले चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था। मैंने आपको बताया था अलवर भरतपुर वाला जो एरिया है उस एरिया को मत्स्य प्रदेश कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ रखा गया था। पहले चरण में जिन रियासतों का विलय होता है वो ABCD 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और इनके साथ में निमराना ठिकाना जो पहले अलवर में पड़ता था वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में है, तो वो निमराना ठिकाना जब अलवर मिलता है तो पहले ही चरण में वो भी मिल जाता है। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय मंत्री NV गौडगिल थे, जिन्होंने भरतपुर किले के अंदर उद्घाटन किया था। और NV गौडगिल, इनकी फुल फॉर्म है नरहरि विष्णु गौडगिल। जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो शोभाराम कुमावत थे। ध्यान रखना, राज प्रमुख जो थे धौलपुर के उदयभान सिंह थे, उपराज प्रमुख जो थे करौली के गणेश पाल थे, राजधानी जो थी विराटनगर थी जो अलवर में उस समय, उसके बाद में जयपुर में है और वर्तमान में ये कोटपुतली बहरोड में है। ठीक है, और समय जो है 18 मार्च 1948 है। आय जो है 1.84 लाख है या 184 लाख है, 1.84 करोड़ है, जो आपको ध्यान में रखिए। ठीक है, इसको लिखिए कैसे भाई? लिखा आपका, अगर ऐप पे ज्वाइन कर रखा तो वहां लिख लिया होगा आपने। ठीक है, यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, और वहां नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिख रहे हो तो यहाँ लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है भाई, लिख लिया होगा सभी ने। आगे मैं बात कर लेता हूं, ध्यान समझिएगा। आगे बात करते हैं एकीकरण के पहले चरण की। तो एकीकरण के पहले चरण के दौरान उप प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी। एकीकरण के पहले चरण के दौरान जो व्यक्तित्व है वो कौन है? जुगल किशोर चतुर्वेदी। किशन लाल सासुर की पावन राशि बिश्नोई की ओर से विनम्र प्रणाम, नमस्कार भैया ना। हेमलता पटेल, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मनु कल वाला सेम है, रेनू तो क्या आज वाला भी है ना? अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ये जो है ये डिटेल से है, वहां पर शॉर्टकट में था ना।
विक्रम राठौड़ वेरी नाइस क्लास सर, धन्यवाद चंदू मीना, थैंक्स फ्री क्लास देने के लिए। देखो फ्री कुछ नहीं है, सभी के हित को ध्यान में रखते हुए हम हमारा कार्य करते हैं कि 2 व्यक्तित्व, 4 व्यक्तित्व, 400 व्यक्तित्व, 4 लाख व्यक्तित्व, जितने भी लोगों का हमारे द्वारा भला हो सके हम हमारा प्रयास करते हैं भैया ना। तो इसमें कोई कार्य नहीं है कि हम कोई ऐसा कर रहे हैं, हम हमारी तरफ से प्रयास करते हैं कि सभी विद्यार्थियों का क्या हो, भला हो जाए, सभी विद्यार्थी जो है अपने लक्ष्य को अचीव कर ले, सभी व्यक्तियों का जो टारगेट है वो पूर्ण हो गई। भाव्य दीप गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एहसान कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य है, हम पूरा कर रहे हैं उसको ना। ओके, उप प्रधानमंत्री जो है वो जुगल किशोर चतुर्वेदी है। पहले चरण के दौरान उप प्रधानमंत्री कौन रहते हैं? जुगल किशोर चतुर्वेदी रहते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले चरण के दौरान अन्य मंत्री कौन कौन थे? डॉक्टर मंगल सिंह थे, डॉक्टर गोपीलाल यादव थे, चिरंजी लाल शर्मा थे और मास्टर भोलेनाथ था भी। ध्यान रखना, एकीकरण के पहले चरण के दौरान उप प्रधानमंत्री जो है, हाँ ये डिटेल से लिखवाया भाई रेणु, जो उप प्रधानमंत्री वो कौन है? जुगल किशोर चतुर्वेदी है। अन्य मंत्री जो है वो डॉक्टर मंगल सिंह है, डॉक्टर गोपीलाल यादव है, चिरंजी लाल शर्मा है और मास्टर भोलानाथ है। ये अन्य क्या है? मंत्री थे इस समय। आय जो है मैं पहले बता चुका हूं, 1.84 करोड़ यानी 184 लाख है। कितनी? 184 लाख है पहले चरण के दौरान ये आय है। जनसंख्या जो थी पहले चरण के दौरान वो कितनी थी? 184, 79, 94। ठीक है, वैसे याद कर सकते हो 18,47,994। कितनी होगी? 18,47,994 लिख सकता हूं इधर, 18,47,000। वैसे लिखूं 47 को, ऐसे समझ में नहीं आएगा। 47,994। तो 18,47,994 क्या है इस समय? क्या है? ध्यान रखिएगा, जनसंख्या है आपकी। दिव्यांशी सर, आय और जनसंख्या में भी पूछता है क्या? आय, ये तो आय वाला तो पूछा था, ये तो ग्राम सेवक वाली जो एग्जाम है उसमें पूछा गया है। ये तो ग्राम सेवक, जो इससे पहले ग्राम सेवक की एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था कि एकीकरण के दौरान पहले चरण की जो आय थी वो कितनी थी। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आय जनसंख्या पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, आप इसको पूछ सकता है। क्योंकि देखो चक्कर क्या है, जो एकीकरण के मतलब ये जो अब डिटेल लिखा रहा हूं, इनसे पहले की जो बातें करी है पढ़ने, वो ऐसा कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया है। तो अब एकीकरण से नए नए क्वेश्चंस निकल के आते हैं, थोड़ा डिटेल से पूछने लग गए हैं। जब डिटेल से पूछने लग गए तो अपने को इनको भी ध्यान में रखना है। प्रीवी पर्स, ये क्या है? प्रीवी पर्स एक तरीके से इसको समझ सकते हो पेंशन, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण हो रहा है। और जब राजस्थान का एकीकरण होगा दोस्तों, तो जो राजा है उनका वो पद चला गया। जब पद चला गया तो उनको प्रीवी पर्स दिया जाता है, एक तरीके से पेंशन दी जाती है। अलवर के जो रियासत है उसका प्रीवी पर्स कितना निर्धारित किया गया? 5,20,000। भरतपुर जो रियासत थी, पहले चरण में 4 रियासतें, उसका प्रीवी पर्स निर्धारित किया गया 2,02,000। करौली जो रियासत है उसका प्रीवी पर्स निर्धारित किया गया 1,05,000। और धौलपुर जो रियासत है उसका प्रीवी पर्स निर्धारित किया गया 2,64,000। कितना निर्धारित किया गया? 2,64,000। तो ध्यान समझिएगा, प्रीवी पर्स पेंशन होती है, पेंशन है भाई, एक तरीके से पेंशन आप इसको समझ सकते हो कि राजा का जो पद गया है उसके लिए उनको कुछ भुगतान करना पड़ेगा आपको, तो वो बांध दिया गया उनके लिए कि निश्चित अमाउंट रख दी गई, उस अमाउंट उनको मिलती रहेगी। पिंकी रानी गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। एकीकरण के पहले चरण के दौरान प्रधानमंत्री कौन है? जुगल किशोर चतुर्वेदी है। अन्य मंत्री में डॉक्टर मंगल सिंह है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर गोपीलाल यादव है, चिरंजी लाल शर्मा है, मास्टर भोलानाथ है। ठीक है, बात करते हैं आय की, तो 1.84 करोड़ या 184 लाख है। जनसंख्या की बात करें तो 18,47,994 है। फिर प्रीवी पर्स की बात करता हूं, अलग अलग रियासतों की जो पेंशन है राजाओं की, वो प्रीवी पर्स जो निर्धारित किया गया था वो क्या है? अलवर का 5,20,000 है, भरतपुर का 2,02,000 है, करौली का 1,05,000 है, और आपके जो लास्ट रियासत धौलपुर उसका 2,64,000 है। तो ये आपके क्या है? प्रीवी पर्स है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। यहां तक एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, और आपको अगर क्षेत्रफल भी पूछ रहे, क्षेत्रफल भी ध्यान रख लेना। इसका क्षेत्रफल जो था इस समय, क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर।
क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है भाई, ठीक है। और सभी विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं लाइक कर दे भाई क्लास को। अब मैं आपके आगे बात कर लेता हूं एकीकरण के दूसरे चरण की। भाई कौन से चरण की? दूसरा चरण। कौन सा चरण पढ़ेंगे? दूसरा चरण। एकीकरण का कौन सा चरण पढ़ेंगे दोस्तों? दूसरा चरण पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दूसरे चरण का नाम रखा। पहले चरण में समय लिखा दिया था ना? हाँ ठीक है, लिखा दिया था भाई ना। तो दूसरे चरण की अपना बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा दूसरे चरण का नाम क्या रखा था, आपको बताया था मैंने, पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ या दोस्तों राजस्थान संघ। दूसरे चरण का नाम क्या था? पूर्वी राजस्थान संघ या राजस्थान संघ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों विलय। कौन कौन सी रियासतों का विलय होता है? तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताई थी, बाबू झाडू की कोपर साटो, यानी बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। कितनी रियासतें मिलती है? 9 प्लस कुशलगढ़ ठिकाना। तो ये रियासतें मिलती हैं और कुशलगढ़ क्या मिल जाता है? ठिकाना मिल जाता है, ठीक है। हाँ आगे देखिएगा, फिर बात करते हैं उद्घाटनकर्ता की। उद्घाटनकर्ता, और आपको पता है ये सेम ही है, एनवी गॉडगिल। दूसरे चरण में उद्घाटनकर्ता एनवी गॉडगिल है, और उद्घाटन कहां पे किया गया है? कोटा में। उद्घाटन कहां पे किया गया दोस्तों? कोटा में उद्घाटन किया गया है। ट्रिक फिर से बोलना सर जी, पिछली क्लास में करवाई हुई है ट्रिक। वैसे तो सुरेंद्र सिंह राठौड़, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। ट्रिक करवाई हुई है, बाबू झाडू किको परसाटो, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। बाबू झाडू किको परसाटो, ठीक है। आगे देखिएगा, उद्घाटनकर्ता के बाद में क्या आएगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन है? गोकुल लाल असावा। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों राज्य प्रमुख। राज्य प्रमुख कौन है? तो राज्य प्रमुख ध्यान रखिएगा, इस समय दूसरे चरण में कौन बनेगा? कोटा का भीम सिंह। कोटा का कौन बनेगा? भीम सिंह। फिर बात कर लेते हैं उपराज्य प्रमुख की। तो मैंने आपको बताया था बूंदी के कौन थे भाई? महारावल। बहादुर सिंह। कौन थे महारावल? बहादुर सिंह। ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं उपराज्य प्रमुख, और राज प्रमुख हो गए हैं। इसके बाद में बात करते हैं राजधानी। और राजधानी क्या थी? कोटा। दूसरे चरण में राजधानी क्या रखी गई? कोटा। समय, समय, समय क्या था? 25 मार्च 1948। तो सभी विद्यार्थी एक बार यहां तक इसको लिख लीजिए भाई। सर जी 2 दिन से मुकेश सर की क्लास नहीं होती, हो जाएगी। कोई टेक्निकल इश्यू हो सकता है, कोई वर्क हो सकता है, वो लग जाएगी क्लास, है ना। यहां तक लिखिए आप। कोमल शर्मा, गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ आय भी लिख देता हूं, यही लिख देता हूं, आगे तो फिर डिटेल से बात कर लेंगे। आय कितनी है?
190 लाख, या इसको लिख सकते हो 1.90 करोड़। और अगर ये नहीं आए तो ध्यान रखना 2 करोड़, 2 करोड़ भी सही है ना, 2 करोड़ भी सही है और ये भी सही है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ये नहीं है तो 2 करोड़ भी सही है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा आप, है ना। तो एक बार इसको भी लिख लीजिएगा। आय 190 लाख यानी 1 पॉइंट आपके 90 करोड़ है, लेकिन ये नहीं हो तो 2 करोड़ के आसपास की आय है, इसमें वो भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से लिख लिया होगा। आगे की मैं जो चर्चा है आपके साथ कर लेता हूं, देखिएगा। दूसरे चरण की अपन बात कर रहे हैं, दूसरे चरण की जो आगे की चर्चा है वो आपके साथ कर ली जाएगी। अभी ध्यान समझिएगा, जो दूसरा चरण है उसमें कनिष्ठ उपराज प्रमुख कौन था? लक्ष्मण सिंह थे। कहां के थे? डूंगरपुर के। शासक मैंने सारे आपको बताए हैं। कहां का शासक कौन सा है? मैंने आपको बताया था डूंगरपुर का जो शासक है वो कौन थे? लक्ष्मण सिंह। मैं आगे आपको बताऊंगा इन्होंने वागड़ संघ बनाने का प्रयास भी किया था। इसमें काम हुई, कम नहीं हुई है, उसमें 1.84 लाख ही थी, 184 लाख थी, इसमें कितनी है? 190 लाख है। कम कैसे? उसमें 1.84 करोड़, इसमें 1 करोड़ आपके 90 लाख है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल जो है इसका क्षेत्रफल कितना है? 16,807 वर्ग किलोमीटर। पहले चरण में जो क्षेत्रफल था वो कितना था आपके ध्यान रखिएगा, पहले चरण में 12,000 वर्ग किलोमीटर था। दूसरे चरण में क्षेत्रफल कितना हो गया है आपके? 16,807 वर्ग किलोमीटर है दूसरे चरण के क्षेत्रफल है। जनसंख्या जो है इस समय कितनी है? 23,34,220, यानी 23,34,220, ये क्या है? जनसंख्या है। आय आपको लिख दी है, मैंने पहले बता दी थी, फिर लिखी हुई है 1,90,00,000। प्रीविपर्स, प्रीविपर्स किसको कितने मिलने वाला है? प्रीविपर्स किसको कितना मिलने वाला है वो देखेंगे। अभिषेक गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई। प्रीविपर्स किसको कितना मिलने वाला है? चंद्रवीर सिंह मैंने आपको बताया था बांसवाड़ा के महारावल थे, और इनको प्रीविपर्स कितना निर्धारित किया गया? 1,26,000। बहादुर सिंह जो थे बूंदी के शासक थे, इनका प्रीविपर्स निर्धारित किया गया 2,81,000। लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर के थे, इनका प्रीविपर्स निर्धारित किया गया 1,98,000। हरीश चंद्र सिंह झालावाड़ के थे, इनका प्रीविपर्स निर्धारित किया गया 1,36,000। सुमेर सिंह किशनगढ़ के राजा थे, इनका प्रीविपर्स निर्धारित किया गया 1,36,000। सबके अलग अलग प्रीविपर्स हैं, सबके बता रहा हूं। चंद्रवीर सिंह जो बांसवाड़ा है उनका प्रीविपर्स 1,26,000 है। दूसरा महारावल बहादुर सिंह है, बूंदी के हैं, 2,81,000 है। तीसरा जो है लक्ष्मण सिंह है, डूंगरपुर के हैं, 1,98,000 है। चौथा आपके हरीश चंद्र झालावाड़ है, इनका 1,36,000 है। पांचवा आपके सुमेर सिंह किशनगढ़ है, इनका 1,36,000 है। सभी का पढ़ेंगे आगे। और जो क्योंकि इस दूसरे चरण के अंदर कितनी रियासतें मिलती है? 9 रियासतें मिलती है। तो आगे के जो व्यक्तित्व हैं, आगे के जो राजा हैं, उनके भी प्रीविपर्स हैं, उनकी भी मैं बात करूंगा। एक बार यहां तक आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। महेश नगर जयपुर राजस्थान सर जी 3rd ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी? देखो अभी तो लोकसभा चुनाव है, आप भी इस बात से भली भांति परिचित हैं, लोकसभा चुनाव बाद में ही चांसेस है। अभिषेक राजोरा सर आप अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद। और मैंने आपकी ये बात का जवाब दे दिया है महेश नागर की जो वैकेंसी है 3rd ग्रेड की लोकसभा चुनाव बाद में ही पॉसिबिलिटी है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोकसभा चुनाव अब आ गए हैं। आपको पता है कि अभी आचार संहिता इस महीने में लगनी है, फिर चुनाव है मई के अंदर। तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी शपथ लिए थे पिछली बार, मई में शपथ लेते हैं, शपथ लेंगे वो, थोड़ा ध्यान रखना है। अभी तो आचार संहिता है, उससे पहले आ जाए आचार संहिता से तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी आचार संहिता बाद में ही आएगी फिर, ठीक है। तो जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं रेगुलर जुड़े रहिए, वैकेंसी आ जाएगी, तैयारी करनी है अपने को ना। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी क्लास को लाइक कर दीजिए भाई। आगे मैं बात कर लेता हूं। देखिएगा एकीकरण के, अच्छा मैं हटा नहीं था क्या? ये ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट, है ना, अब ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूं। भीम सिंह जो कोटा के थे, उनका जो है वो कितना है? 7 लाख रुपए प्रीविपर्स है। अंबिका प्रताप सिंह जो प्रतापगढ़ के राजा थे, उनका जो है 1,02,000 निर्धारित किया गया। सुदर्शन देव जो शाहपुरा के थे, उनका प्रीविपर्स 90,000 निर्धारित किया गया। और नवाब अजीजुद्दौला जो टोंक के थे, उनका प्रीविपर्स 2,78,000 निर्धारित किया गया। यानी अलग अलग शासकों का जो प्रीविपर्स है वो अलग अलग निर्धारित किया गया है। सुरेंद्र सिंह राठौड़ मोदी की शपथ के बाद, बिल्कुल हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी जो हैं उनका चुनाव होगा। चुनाव का मतलब
जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके बाद में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा भारत का, उनकी शपथ के बाद में, उनकी शपथ के बाद में जो आचार संहिता हटेगी उसके बाद में ये कार्यक्रम होगा। अभी विक्रम राठौड़ सीधा दिमाग में बिठा देते हो सर, धन्यवाद, ग्रेट, ठीक है, ओके। महेश नागर, सर जी सेकंड ग्रेड में कितने फॉर्म आएंगे लगभग आपके हिसाब से और कितना कंपटीशन रहेगा? देखिएगा महेश, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि तैयारी सभी करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में कंपटीशन होता है, जैसे मान लो 1 लाख फॉर्म आ गए, तो एक्चुअल में जो आपका कंपटीशन होगा ना, जो 400-500 पोस्टों के लिए जो कंपटीशन है, 300 पोस्टों के लिए जो कंपटीशन है, जो भी आपकी पोस्ट निर्धारित की जाती है उसके लिए जो कंपटीशन होता है, ये मान के चलिए तैयारी करने वाले जो अच्छे जम के तैयारी करने वाले होते हैं वो 10 का जारी है और उनसे ही आपकी टक्कर है। तो अच्छी तैयारी करने वाले से टक्कर होती है, ठीक है। बाकी जो ऐसे चल रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं, फॉर्म भर दिया हो जाएगा एग्जाम, तो वो आपके कंपटीशन में आसपास भी नहीं है। कंपटीशन में वही है जो रेगुलर मेहनत कर रहा है, टक्कर उन्हीं से होती है। सर सेकंड ग्रेड का एग्जाम कब होगा? देखो एग्जाम में भी आप ये समझिए, आप जो स्कूलों की छुट्टियां हैं उसके बाद में, क्योंकि अभी तो फॉर्म भर रहे हैं, तो अप्रैल मई जून जुलाई, हाँ 3-1 महीने बाद में जब भी जो स्लॉट खाली रहेगा उसके हिसाब से एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। कि और कैलेंडर जारी हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, कैलेंडर जारी हो जाएगा, क्योंकि कैलेंडर जारी हो रहे हैं। जैसे इस बोर्ड का भी कुछ दिन पहले जारी कर दिया गया है, 2-3 दिन पहले, तो कैलेंडर जारी होंगे, उसके अंदर बता दिया जाएगा आपको। तो अलग अलग जो व्यक्तित्व हैं इनके आपके क्या है, प्रीविपर्स हैं जो मैंने आपको बताया है। अक्षिता, हाँ आपका जवाब हो गया, ठीक है। चंद्रकला का भी दे दिया जवाब, ठीक है। भीम सिंह कोटा का प्रीपेपर 7 लाख है। अंबिका प्रताप सिंह का प्रतापगढ़ के जो थे उनका 1,02,000 है। सुदर्शन देव शाहपुरा के जो शासक थे उनका आपके 90,000 है। और बाकी नवाब अजीजुल्लाह जो टोंक के थे उनका कितना है, 2,78,000 है। तो सभी का मैंने आपको प्रीपेपर्स बता दिया है। एक बार सभी विद्यार्थी यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महेश नाकर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, क्योंकि मैं भी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं जमकर। बिल्कुल आप करिए और जम के करिए तैयारी, है ना। तैयारी के अंदर आप कभी भी है ना कोताही ना बरते। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है ना, किसी को दिखाने के लिए मैं पढ़ रहा हूं, किताब ले रखी है हाथ में, नींद ले रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, वैसे नहीं पढ़ना है। वो भाई सीधी सी बात है ना, धमाका जो है ना वो अलग से होना चाहिए। रिजल्ट आए तब लगना चाहिए यार इन तो मैं पढ़ता देखे नहीं साहब और नौकरी लागी, इन तो मैं पढ़ता देखे नहीं और नौकरी लागी हो। मतलब किसी को दिखा के पढ़ाई नहीं करनी है, अपने मन में होनी चाहिए, अपने को पढ़ना है। सीधी सी बात ये है। शॉर्टकट सी मैं तो एक ही बात जानता हूं, जो व्यक्तित्व, जो इंसान अपने मन से, अपने तन मन धन से, अपने मन से मेहनत करता है वो जरूर नौकरी लगता है। ऐसा खुद में ही कमी है। अगर कोई नौकरी नहीं लगता तो ये मान के चलिए उसमें खुद में कमी है। किसी दूसरों के ऊपर अपने आरोप जो है अधिरोपित मत करिए, किसी दूसरे के ऊपर अपने आरोप ना लगाएं। आप स्वयं मेहनत करें। सक्सेस हुए हो, अनसक्सेसफुल हुए हो, जब भी आपने एग्जाम दी है उसमें जो कमियां थी आपकी, उन कमियों में सुधार करिए। सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए साहब। सर जी आप ग्रेट हो। सुरेंद्र सिंह राठौड़, धन्यवाद साहब। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है और आप लोगों का प्यार है। आप लोग जुड़िए, आप लोगों का सिलेक्शन होता है, उसी में हम खुश रहते हैं। सर डीएलएस 2023 जुलाई में भी मैंने एडमिशन लिया है, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी तक भी डिप्लोमा हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। सुरेंद्र सिंह, यस सर, ठीक है। महेश, बिल्कुल सही बोले सर जी, ठीक है। सुरेंद्र सिंह, थैंक यू सर, ओके। देखिएगा अब आगे मैं बात कर लेता हूं एकीकरण के तीसरे चरण की। कौन सा चरण है? तीसरा चरण। एकीकरण का तृतीय चरण बोल सकते हो या तीसरा चरण बोल सकते हो, एक ही बात है। देखिएगा सबसे पहले तो अपने को नाम रखना है, तो नाम रख देते हैं। सबसे पहले तो क्या रखना है? नाम रखा। और आपको पता है तीसरे चरण में उदयपुर आके मिलता है, तो जो कुछ आके मिलता है तो नाम क्या लगता है? संयुक्त। तो तीसरे चरण का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। क्या था? संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण में जो विलय होता है, तीसरे चरण में विलय किसका होता है? तो विलय आपको बताया था मैंने, तीसरे चरण में क्या मिलेगा? उदयपुर आके मिलेगा। भाई क्या मिलेगा? उदयपुर आके मिल जाएगा। और उदयपुर में 9 पहले वाले, दूसरे चरण वाले टोटल कितनी रियासतें मिल जाएंगी? 10 रियासतें मिल जाएगी। तो तीसरे चरण में जिसका विलय होगा वो कौन सी रियासत है? उदयपुर है, मेवाड़ है। तीसरे चरण में मेवाड़ रियासत यानी उदयपुर का जो है वो विलय हो जाएगा। भाई
सुरेंद्र सिंह सर, मैं भी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए सर। बिल्कुल आशीर्वाद आपके साथ है, लेकिन सुरेंद्र सिंह आप बिल्कुल आप क्लासों के अंदर कंटिन्यू जुड़ रहे हो, मैं आपको नोटिस कर रहा हूं, लेकिन आप ना मतलब प्रॉपर आपके आंसर सही नहीं आ रहे। तो मेरी थोड़ी सी व्यक्तिगत राय है आपको, आप थोड़ा सा ना पढ़ने के अंदर पूरे एक एक चीज को कंसेप्ट वाइज आप पढ़ें और बार बार उस चीज को रिवाइज करें, बार बार उस चीज को रिवाइज करें। क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जब क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी करवाता हूं, तो प्रॉपरली आपके मतलब जैसे हर विद्यार्थी के आंसर आते हैं वैसे आ नहीं पा रहे हैं ना, तो इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। अपनी मेहनत को है ना, मेहनत को थोड़ा सा और पॉजिटिवनेस में लाके उसके ऊपर आप फोकस करें, तो थोड़ा सा और है ना आप इंप्लीमेंट करोगे तो और ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, आपके क्वेश्चंस उससे सही होंगे। पवन कुमार सर जी, मैंने भी अपनी तैयारी शुरू नहीं की है लेकिन अब करूंगा। देखो तैयारी कर दो, टाइम कम रहता है, तैयारी बाद में नहीं होती है, ध्यान रखना। वैकेंसी आने के बाद में तैयारी नहीं होती, तैयारी जम के करो। टाइम है 3-4-5 महीने, जो भी एग्जाम लगे तब तक आप अच्छे से तैयारी करो, जम के तैयारी करो ना। सुरेंद्र सिंह राठौड़, यस सर, ठीक है। तो मैंने देखा है, क्योंकि हम देखते हैं कि किस विद्यार्थी कौन सा राइट आंसर हो रहा है, कौन सा है, सब ध्यान रखते हैं। थोड़ा सा आप ना पॉजिटिवनेस लाते हुए, थोड़ा सा अगर आप कम आवर्स पढ़ रहे हो तो अपने आवर्स बढ़ाइए और मेहनत करिए। ट्यूशन कब करते हो सर, कब करते हो, नहीं कब कराते हो, इस टॉपिक को होते फिर क्वेश्चन हो जाएंगे विक्रम, ठीक है। तो उदयपुर प्लस 9 रियासतें मिल जाती है, 10 रियासतों का विलय हो चुका है। अब मैं आपकी बात करता हूं, इस समय जो उद्घाटन करता है, इस समय जो उद्घाटन करता है, उद्घाटन करता 30 चरण में, तो 30 चरण में बताया था गौड़गिल चाचा पटेल यानी पंडित जवाहर लाल नेहरू। 30 चरण में उद्घाटन करता कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 30 चरण के अंदर मैं बात करूं प्रधानमंत्री की, तो 30 चरण में आपको अच्छे से पता है प्रधानमंत्री कौन था, कुमावत असावा वर्मा। वर्मा मतलब माणिक्यलाल वर्मा। कौन सा वर्मा है, माणिक्यलाल वर्मा। फिर दोस्तों 30 चरण के अंदर अपन बात करेंगे राज्य प्रमुख की, तो 30 चरण के अंदर आपको अच्छे से पता है राज प्रमुख उदयपुर के बनेंगे, राज प्रमुख उदयपुर के बनेंगे। उदयपुर के कौन थे, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह। उदयपुर के शासक कौन थे, महाराणा भूपाल सिंह भाई, ठीक है। इसके बाद में उपराज प्रमुख की बात कर लेते हैं। तो उपराज प्रमुख आपको मैंने बताया था 30 चरण में वो सेम रहेगा। कोटा का जो भीम सिंह था वो क्या बन जाएगा, उपराज प्रमुख बन जाएगा। कोटा का जो भीम सिंह है वो क्या बन जाएगा, उपराज प्रमुख बन जाएगा। हाँ, अगर उद्घाटन की बात करें तो कहां पे करेंगे, उदयपुर में होगा, ध्यान रखिएगा कहां पे होगा, उदयपुर में होगा। उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह है। राजधानी की बात कर लेते हैं, राजधानी कौन सी रहेगी, तो राजधानी कौन सी हो जाएगी, उदयपुर है तो उदयपुर हो जाएगी राजधानी, उदयपुर रियासत मिल रही है तो उदयपुर राजधानी हो जाएगी। फिर राजधानी के बाद में बात कर लेते हैं समय, तो मैंने बताया था पहला जो है 18 मार्च 1948 को था, दूसरा जो था आपके 25 मार्च 1948 को था, तीसरा जो था मैंने बताया था मामा मामी जान जा रही है, याद होगी ट्रिप, तो 18 मार्च 1948 को पहला, दूसरा 25 मार्च 1948 को, तीसरा 18 अप्रैल 1948 को। तो समय क्या हो जाएगा तीसरे का, 18 अप्रैल 1948। और तीसरे चरण के अंदर आय और ध्यान रख लेना बस, कितनी है, 3.16 करोड़। तीसरे चरण के दौरान आय कितनी है, 3.16 करोड़। तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, तीसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान रखा था, विलय उदयपुर प्लस 9 रियासतों का होता है। उद्घाटन करता पंडित जवाहरलाल नेहरू उदयपुर में करते हैं। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा है। राज प्रमुख उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह है। उपराज प्रमुख कोटा के भीम सिंह है। राजधानी उदयपुर को बनाया गया था। 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण होता है और आय जो है 3.16 करोड़ है। पवन कुमार सर जी, अब कोर्स लूंगा तो सिलेबस कवर हो जाएगा क्या सर जी, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े से ये है कि भाई बाकी विद्यार्थी 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप 2 आवर्स बढ़ा दो अपने पढ़ने के, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना आपको है, पर पढ़ना आपको है, पढ़ना पहले वो कॉन्फिडेंस खुद में होना चाहिए, उसके बाद में तैयारी आपको करनी है, ठीक है। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ट्रिक इसमें क्या आएगी, एक ही तो रियासत मिली है मेरे भाई, उदयपुर, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं, देखो तीसरे चरण की और बात कर लेते हैं, तो ध्यान समझिएगा।
तीसरे चरण के दौरान कनिष्ठ जो उपराज प्रमुख था वो कौन था? लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर था। कनिष्ठ जो उपराज प्रमुख कौन था? वो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर था। इसके दौरान उप प्रधानमंत्री जो था वो गोकुलाल असावा था तीसरे चरण में। अन्य जो मंत्री थे वो कौन कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया शामिल थे, प्रेम नारायण माथुर थे, भूरेलाल बयां थे, भूरेलाल बयां, ठीक है, भोगीलाल पांड्या थे, पंडित अबिन हरि थे और ब्रज सुंदर शर्मा थे। कौन थे? ब्रज सुंदर शर्मा थे। इसके अलावा ध्यान समझिएगा, मेवाड़ महाराणा ने 20 लाख रुपए प्रीविपर्स की क्या की थी? मांग की थी। मेवाड़ महाराणा 20 लाख रुपए प्रीविपर्स की मांग करते हैं। अच्छा, वो ट्रिक पूछ रहे मामा मामी जान जा रही है वो ट्रिक तो ना। इन्होंने 20 लाख रुपए प्रीविपर्स की मांग की, लेकिन इन्होंने कहा कि आपको 20 लाख प्रीविपर्स दे तो देंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जिस प्रकार से देंगे वो तरीका क्या रहेगा कि हम आपको 10 लाख तो प्रीविपर्स के देंगे, कि 10 लाख रुपए तो क्या दे देंगे? प्रीविपर्स के दे देंगे। दूसरी बात क्या कही कि हम 5 लाख रुपए आपको राज प्रमुख का वेतन दे देंगे और 5 लाख रुपए आपको क्या दे देंगे? हम धार्मिक अनुदान दे देंगे। इस प्रकार से हम आपको टोटल कितने लाख रुपए दे देंगे? 20 लाख रुपए दे देंगे। तो इनके द्वारा कहा गया कि 20 लाख रुपए मेवाड़ महाराणा ने जो मांग की है वो दे दिया जाएगा, लेकिन देंगे हम किस हिसाब से? 10 लाख रुपए प्रीविपर्स के रूप में देंगे, 5 लाख रुपए राजप्रमुख का वेतन देंगे और 5 लाख रुपए धार्मिक अनुदान देंगे। इस प्रकार से हम टोटल उनको कितने दे देंगे? 20 लाख रुपए दे देंगे भाई। कांता वर्मा गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। नोट, मंत्रिमंडल में सामंतों की भागीदारी को लेकर गतिरोध उत्पन्न हुआ था इस चरण में। मंत्रिमंडल में जो सामंतों की भागीदारी ली गई थी उसको लेकर क्या हुआ था? गतिरोध उत्पन्न हुआ था। तो एकीकरण के तीसरे चरण के अंदर कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर है, उप प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा है, अन्य मंत्री में मोहनलाल सुखाड़िया है, प्रेम नारायण माथुर है, भूरेलाल बयां है, भोगीलाल पांड्या है, पंडित अबिन हरि है, ब्रज सुंदर शर्मा है। मेवाड़ महाराणा ने 20 लाख रुपए प्रीविपर्स की मांग करी थी, उसमें इनको किस प्रकार से दिया गया? स्वीकार करके 10 लाख रुपए तो प्रीविपर्स दे देंगे, 5 लाख रुपए राजप्रमुख का वेतन दे देंगे और 5 लाख रुपए जो है वो हम किस रूप में देंगे? धार्मिक अनुदान के रूप में आपको दे देंगे। और ध्यान रखिएगा, मंत्रिमंडल में सामंतों की भागीदारी को लेकर क्या हुआ था? गतिरोध उत्पन्न हुआ था। तो सभी विद्यार्थी यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पवन कुमार, थैंक्स सर जी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ तक आपके तीसरे चरण तक की जो सारी बातें हैं आपके क्लियर रही होंगी। तीसरे चरण की पूरी बातें हो भी चुकी है ना, तीसरे चरण की कंप्लीट बातें हो चुकी हैं। तो यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आपको समझ में आ गया है, आप थंब का इंप्रेशन दे सकते हैं। किसी विद्यार्थी को डाउट हो आप पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। श्री श्याम म्यूजिकल ग्रुप, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग भाई। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और जुड़ के जो है आप जिस विद्यार्थी की समझ में आ गया है, सारी चीजें क्लियर है, वो थंब का इंप्रेशन दे दीजिए। और बाकी विद्यार्थी जो है कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। रेनू बाला, नाइस सेशन सर जी, धन्यवाद। सुरेंद्र सिंह, यस सर, ठीक है। किसी विद्यार्थी को डाउट हो दोस्तों तो पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेनू बाला, ओके एंड थैंक सर जी, ठीक है। रितिका, ओके एंड थैंक यू सर, ठीक है। किसी विद्यार्थी को डाउट हो दोस्तों, कोई भी बात समझ में नहीं आई हो, एकीकरण के तीसरे चरण तक डिटेल से मैं आपके सामने चर्चा कर ही रहा हूं, तो आप पूछ सकते हैं। मन्नू, गुड, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके हर एक डाउट, हर एक जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। जो भी चीज आपके समझ में नहीं आई वो आपको क्लियर की जाएगी भाई। चंद्रकला मीणा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हैं, सभी विद्यार्थियों के समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है उसको मैं यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास के अंदर राजस्थान के एकीकरण के चरणों की अपन बात करने वाले हैं। आगे के जो चरण है उनकी बात करेंगे। पुखराज मीणा, सर फी कितनी है? अलग अलग फीस है। जब आप ऐप के ऊपर जाओगे तो 2 बैच हैं आपके, और दोनों बैच आप जो भी आपको ज्वाइन करना है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट पेपर का अलग है और फर्स्ट और सेकंड का कंबाइंड है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो संस्थान के नंबर है मैंने शुरुआत में बताए हैं, वहां पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। कोमल, थैंक यू सर जी, ओके, ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र सिंह राठौड़, सर जी लाइब्रेरी 3rd ग्रेड में साइकोलॉजी आता है क्या सर? साइकोलॉजी आएगा भाई, साइकोलॉजी आएगा ना। इसके बारे में नाइस क्लास सर जी। शिवम जहांगीर, नमस्ते सर जी, नमस्कार। विक्रम राठौड़, दूसरे चरण का समय क्या था? 25 मार्च 1948 लिखा हुआ होगा, दूसरे चरण का लिख दिया था, लिखा हुआ है, देखिए दूसरे चरण का लिखा हुआ है 25 मार्च 1948 है ना। कितना है? 25 मार्च 1948। तो दोस्तों आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है उसको मैं यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट क्लास के अंदर राजस्थान के एकीकरण के अगले चरणों के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।